अस्सलाम वालेकुम। आई एम डॉक्टर लुकमान एंड यू आर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल स्ट्रॉन्ग मेडिकोस। तो आज से हम एक सीरीज़ ऑफ लेक्चर स्टार्ट कर रहे हैं। बेसिकली ये प्रैक्टिकल एस्पेक्ट है कि इमरजेंसीज मैनेजमेंट, यानी कि जो कॉमन इमरजेंसी डिपार्टमेंट के अंदर आपके पास केसेस आते हैं, आप उनको किस तरह से हैंडल करते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। जब भी इमरजेंसी में आपके पास पेशेंट आता है तो आप इस तरह से उसकी कॉल अटेंड करते हैं कि माई पेशेंट एक्स वाई जी, जो भी वो पेशेंट है, इतने ईयर्स ओल्ड, उसकी एज आ जाएगी, देन उसके कोमॉर्बिड्स आ जाते हैं, यानी कि हाइपरटेंशन, डायबिटीज़, ये लाजमी पूछना होता है। ठीक है, उसके अलावा अगर नहीं है तो लिख देंगे एन के सी एम, नो नॉन कोमॉर्बिड्स। और केम इन द इमरजेंसी डिपार्टमेंट विद द कंप्लेन ऑफ, जो उसकी प्रेजेंटिंग कंप्लेन होगी क्या है। फॉर एग्जांपल अगर एक्यूट गैस्ट्रोएंटराइटिस या फूड पॉइजनिंग है तो पेशेंट की कंप्लेन क्या हो सकती है, फ़ीवर हो सकता है, उसके अलावा लूज़ स्टूल्स हो सकते हैं, उसको इसके अलावा वॉमिटिंग करता हुआ पेशेंट आ सकता है, और उसके साथ-साथ एब्डोमिनल पेन या एब्डोमिनल क्रैम्प्स के साथ आता है। ठीक है, तो ये कॉमन प्रेज़ेंटेशन होती है। बाज़ औक़ात विद फ़ीवर होते हैं और बाज़ औक़ात जो इन्फ्लेमेटरी होते हैं वो विदाउट फ़ीवर होते हैं। यानी कि फॉर एग्ज़ाम्पल स्ट्रीट फूड लिया, आधे घंटे पहले बर्गर खा लिया, समोसा खा लिया और फ़ौरन से उसके बाद डायरिया और वॉमिटिंग स्टार्ट हो गई है। तो इस तरह से भी आते हैं पेशेंट। उसके बाद जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है, आपने आगे टाइम ड्यूरेशन भी मेंशन करना है इन प्रेजेंटिंग कंप्लेंट्स का। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ इमरजेंसी में वाइटल्स होते हैं। अगर आपने वाइटल्स प्रॉपर नहीं किए तो आपकी सारी मैनेजमेंट बेकार हो जाती है। अब यहाँ पर इंपॉर्टेंस क्या है एक्यूट गैस्ट्रोएंटराइटिस में, टेम्परेचर की। कि फॉर एग्जांपल अगर पेशेंट विद फीवर आ रहा है तो इसका मतलब है जो एक्यूट गैस्ट्रोएंटराइटिस है वो इन्फेक्टिव कॉज की वजह से है, और अगर वो विदाउट फीवर आ रहा है तो वो जो कॉज है वो इन्फ्लेमेटरी है, यानी कि वो इन्फेक्टिव कॉज नहीं है, उसमें मे बी बैक्टीरिया, वायरस या पैरासाइट उसकी कॉज ना हो। तो आपने उसका टेम्परेचर लेना है पेशेंट का, उसके फ़ौरन बाद आपने बीपी मॉनिटर करना है। अब जो पेशेंट सीवियरली डायरिया कर रहे होते हैं वो डिहाइड्रेटेड होते हैं, वॉमिट बहुत ज़्यादा कर रहे हैं। जब डिहाइड्रेशन होती है तो बीपी ड्रॉप होना शुरू हो जाता है, पेशेंट हाइपोवॉलेमिक शॉक की तरफ जाता है। फॉर एग्जांपल इस तरह के पेशेंट यूजुअली आते हैं 110/60 बीपी आ रहा है, या फिर इस तरह से आते हैं 90/70 बीपी आ रहा है, इस तरह की प्रेजेंटेशन होती है। बाज़ औक़ात फिब्राइल होते हैं, 101 के फीवर के साथ आ रहे होते हैं। रिस्पायरेटरी रेट किसी-किसी का बढ़ा हुआ हो सकता है क्योंकि डायरिया में बहुत ज़्यादा बाइकार्ब लॉस होते हैं और पेशेंट फिर क्या करता है, एसिडोसिस की वजह से हाइपर वेंटिलेट करता है। उसके अलावा आपने पल्स चेक करनी है, पल्स इनकी टैकी में जा रहे होते हैं पेशेंट, या फिर बहुत ही ब्रेडी में जा रहे होते हैं। ये दोनों खतरे की बात होती है। सीवियरली अगर ब्रेडी में जा रहे हैं तो ये और खतरे की बात है, पेशेंट हाइपोवॉलेमिक सीवियर शॉक में जा रहा होता है। तो जो चीज़ें मैं एक्स्ट्रा करता हूँ इमरजेंसी के अंदर वो ये होती है कि मैं इन वाइटल्स के साथ-साथ ऑक्सीजन सैचुरेशन और उसके साथ-साथ आरबीएस, शुगर लेवल्स लाज़मी चेक करता हूँ, क्योंकि बाज़ औक़ात पेशेंट और उसके अटेंडेंट फ़ेक हिस्ट्री देते हैं, तो अपने आप को सेव करने के लिए ये 2 चीज़ें लाज़मी चेक किया करें। स्पेशली जो आरबीएस है ये तो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। ठीक है? तो उसके बाद अगर पेशेंट इन प्रेज़ेंटिंग कंप्लेंट्स के साथ आता है, जो हम इमरजेंसी मैनेजमेंट करते हैं वो यूजुअली सिम्प्टोमेटिक होती है। आप उसी वक़्त, क्योंकि आपके पास कोई लैब इन्वेस्टिगेशन नहीं होती, बहुत एक्यूट हिस्ट्री होती है, आपने पूरी डिटेल हिस्ट्री भी नहीं लिखनी होती है। आपने फ़ौरन ये आपने प्रेज़ेंटिंग कंप्लेंट लिखी, वाइटल्स लिखे और फ़ौरन उसकी मैनेजमेंट लिखनी होती है। एक शॉर्ट सी एग्ज़ामिनेशन भी, अगर कोई आपको लग रहा है कि फाइंडिंग्स हैं। अदरवाइज़ आप फ़ौरन उसकी ट्रीटमेंट लिखते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर ये पेशेंट है और डिहाइड्रेटेड है, 90/70 का बीपी है, उसका जो है वो पल्स बढ़ी हुई आ रही है, लेकिन ये एफ़ेब्राइल है, तो हम कैसे करते हैं? सबसे पहले आप लिखेंगे मैनेजमेंट के अंदर कि मेंटेन आईवी लाइन। ठीक है, आपने सबसे पहले एज अ हाउस ऑफिसर इस तरह से स्टार्ट लेना है, मेंटेन आईवी लाइन, डबल आईवी लाइन मेंटेन करवाएं, और उसके फौरन बाद आपने उसके हाइड्रेट करना है। इंजेक्शन रिंगर लैक्टेट 1000 सीसी या 1000 ml आईवी स्टेट। ठीक है, इसमें रिंगर लैक्टेट बहुत अच्छा काम करता है एक्यूट गैस्ट्रोएंटराइटिस के अंदर। और अगर बहुत ज़्यादा पेशेंट शॉक में जा रहा है, 60/20 का बीपी है या बीपी लेस हो रहा है, तो फिर इन केस ऑफ बीपी लेस पेशेंट क्या करते हो आप, उसको शॉक से निकालने के लिए हेमेसिल का इंजेक्शन हेमेसिल लगवा देते हैं। ये हेमेसिल बेसिकली क्या होता है, ये 500 सीसी का आता है, ये आईवी स्टैट, ये आपके कॉलॉइड्स होते हैं। ठीक है, आर्टिफिशियल कॉलॉइड्स हैं, ये बीपी को पेशेंट को शॉक से निकालने के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जब पेशेंट बीपी लेस हो जाता है तब यूज़ करते हैं, अदरवाइज़ इसको यूज़ नहीं करना। अगर पेशेंट बीपी लेस हो रहा है तब आप इसको यूज़ कर सकते हैं, नहीं तो सबसे इम्पॉर्टेंट जो फ्लूइड है आपके पास, इंजेक्शन रिंगर लैक्टेट 1000 सीसी आईवी स्टैट। आपकी सीवियरिटी के हिसाब से ट्रीटमेंट भी चेंज होती रहती है। ठीक है, उसके बाद आपने क्या करना है, पेशेंट को क्या हो रहा है, अगर साथ में वॉमिट कर रहा है पेशेंट, तो आपने क्या करना है, इंजेक्शन आपका आ जाता है, ग्रेविनेट आ जाता है। ठीक है, जो ग्रेविनेट होता है ये एंटी एमेटिक है। ग्रेविनेट बेसिकली क्या है, डायमिन हाइड्रीनेट है, यानी कि ये आपका हाइड्रीनेट, ये क्या है, H1 रिसेप्टर ब्लॉकर है। ये आपने कितने एमजी का आता है, ये 50 एमजी। ठीक है, इसको आपने आईवी स्टैट लगवाना है पेशेंट को। अगर फिर भी वॉमिट कंट्रोल नहीं हो रही तो फिर आप ये कर सकते हैं कि इंजेक्शन
ऑन्डासिट्रॉन लगवा सकते हैं। ये ऑन्डासिट्रॉन क्या होता है, बेसिकली ये सेरोटोनिन का एगोनिस्ट होता है। ये जो है स्ट्रॉन्ग पोटेंट एंटी एमेटिक एजेंट है, ठीक है। ये आप क्या करते हैं, 100 ml डाइल्यूट इन 100 ml NS के अंदर आप इसको नॉर्मल सलाइन के अंदर इसको मिक्स करवा के IV स्टेट में, अगर वॉमिट कंट्रोल नहीं हो रही, पहले क्या करना है, ग्रेविनेट का ट्रायल देना होता है, ठीक है। उसके अलावा अगला, अगर पेशेंट की कंप्लेंट है एब्डोमिनल क्रैम्प्स की, तो आपने क्या करना है, इसके लिए लिखना है इंजेक्शन नोस्पा। ये नोस्पा क्या होता है, ये नोस्पा बेसिकली आपका ये होता है ड्रोटावेरिन। ड्रोटावेरिन इज बेसिकली एंटी स्पाज्मोटिक स्पाज्मोलाइटिक एजेंट होता है ये आपका, ठीक है। तो आपने इंजेक्शन नोस्पा उसको IV स्टेट लगवाना है, ठीक है। ये जो है वो आपने इस तरह से, ताकि उसके एब्डोमिनल क्रैम्प्स रिलीफ हो। और उसके बाद अगर पेशेंट विद फीवर है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ इसमें क्या है, आपका फ्लूइड्स आर वेरी इंपॉर्टेंट इन केस ऑफ एक्यूट गैस्ट्रोएंटराइटिस। अगर फीवर है तो आप लिखेंगे इंजेक्शन पैरासीटामोल, ठीक है। आपने उसे पैरासीटामोल, यानी कि प्रोवास के नाम से, बोफेलगम के नाम से आता है पैरासीटामोल, आपने उसे लगवाना है 1 ग्राम IV स्टेट। और उसके साथ आपको पता है कि अब कॉज क्या है, फीवर आ रहा है, तो इसका मतलब है कॉज इन्फेक्टिव है, तो आप जो है वो इंजेक्शन सिप्रोफ्लॉक्सेसिन सिप्रो, ठीक है, ये आपका 400 mg आपने उसे लगवाना है पर 100 ml के अंदर ही आता है, IV स्टेट, नोविडेट वगैरह के नाम से आता है। उसके अलावा ये ग्राम नेगेटिव कवरेज बहुत अच्छी देता है अगर कॉज बैक्टीरियल हो तो। इंजेक्शन आपने उसे लगवा दिया फ्लैजिल। फ्लैजिल जो है वो बेसिकली क्या है, मेट्रोनिडाजोल होता है, ठीक है, एंटी पैरासाइटिक एजेंट है। आपने ये 500 mg पर 100 ml में ये आता है, और ये आपने IV स्टेट लगवा दिया। अब ये जो 3 लास्ट चीज़ें हैं, ये सिर्फ उस वक्त आप करेंगे कि अगर पेशेंट विद हाई ग्रेड फीवर के साथ आ रहा है, तो इसका मतलब है कि कॉज उसकी क्या है, इन्फेक्शियस कॉज है। तो मतलब आपके साइन एंड सिम्टम्स के अकॉर्डिंग आपकी ट्रीटमेंट ज़्यादा भी हो सकती है और इंजेक्शंस कम भी हो सकते हैं। इसी तरह से जैसे मैं बता रहा हूँ कि अगर विद फीवर आ रहा है तो आपका पैरासीटामोल, सिप्रो और फ्लैजिल लगना है। अगर विदाउट फीवर है, ये तीनों इंजेक्शंस कट ऑफ हो जाएंगे, या आप नहीं लिखेंगे। इसी तरह से अगर सीवियरली डिहाइड्रेटेड है तो डबल IV लाइन मेंटेन, रिंगर लैक्टेट के साथ आप नॉर्मल सलाइन भी साथ अटैच करवा दें, ठीक है। वॉमिटिंग नहीं है तो आपको ग्रेविनेट की ज़रूरत नहीं है, या फिर ऑन्डासिट्रॉन की ज़रूरत नहीं है, ऑनसेट के नाम से जो आता है, ठीक है। तो अगर एब्डोमिनल क्रैम्प्स नहीं है, सिर्फ वॉमिटिंग और लूज स्टूल हैं, तो फिर आपका नोज़पा कट ऑफ हो जाएगा। तो इस तरह से आपको अपनी ट्रीटमेंट शॉर्ट या लॉन्ग करनी होती है। आप एडवाइस क्या करेंगे, आपने पेशेंट को वाइटली स्टेबल कर लिया, ये सारी चीज़ें लगवा कर, अब आप उससे बेसलाइन करवाएंगे, CBC हो गया, ठीक है, LFTs करवा लिए। उसके अलावा आपके पास UCEs, यहाँ UC जो है, यूरिया क्रिएटिनिन इलेक्ट्रोलाइट्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पेशेंट क्या होता है कि पोटेशियम लॉस करता है डायरिया के साथ साथ, तो हाइपोकैलिमिया में जाने का खतरा होता है। और पेशेंट को जब ब्लड सप्लाई हाइपोवॉलीमिया की वजह से किडनी को अच्छी नहीं मिल रही होती, तो यूरिया क्रिएटिनिन के लेवल्स बढ़ने लग जाते हैं। और अगर हाइड्रेशन फिर भी अच्छी ना की जाए तो एक्यूट रीनल फेलियर का खतरा होता है। तो इसमें यूसीज बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। इसके अलावा आप स्टूल DR करवा सकते हैं पेशेंट का ऑर्गेनिज्म को देखने के लिए, और स्टूल CS। तो इस तरह से देन स्टेबल करके आप पेशेंट को जो है वो डिस्चार्ज कर देते हैं, और उसे फिर फॉलोअप के लिए OPD में बुलाते हैं। इसके अलावा, ठीक है, सिप्रो है और ये फ्लैजल है, ठीक है, ये आपको शायद दिखना रहा हो। तो इस तरह से जो है वो हम एक्यूट गैस्ट्रोएंटराइटिस को मैनेज करते हैं इमरजेंसी डिपार्टमेंट के अंदर। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।